आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर मैहुना सीरीज में उपस्थित हैं। मैहुना सीरीज के तहत आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं और उन क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन है ये परीक्षा हॉल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हम आज फिर मैहुना सीरीज शुरू करते हैं। इस मैहुना सीरीज के तहत आप एक बात ध्यान रखें, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़ जाऊंगा, जो आप कमेंट करके आंसर देंगे जो पिछली क्लासों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हमने एक नई सीरीज शुरू की है। हम YouTube पर डेली आपको 5 क्वेश्चन अलग अलग समय पर देंगे, आप उनके भी आंसर हमें लगातार दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हो और आप परीक्षा की तरफ अधिक गति से अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं अपने यहाँ? कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? कमेंट करके आप बताएं संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं और नए संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उन्हें कब गठित किया गया? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यह अनुच्छेद 239 किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। जो नवीनतम परिवर्तन हुआ है उसमें एक तो जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया 2019 में, एक लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया 2019 में। अगर तारीख भी चाहें तो आप 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया और वह परिवर्तन किया गया दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनको मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया है इसलिए। और यह परिवर्तन 2021 में किया गया। जब 2021 में यह परिवर्तन नहीं हुआ था तब 9 संघ राज्य क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में अब 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्लियर? अगला है, कुछ यूटी में मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है। पहले तो आप मुझे यह बताएं कि वर्तमान में ऐसे कितने संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा चुका है। अगर आप कमेंट करके बताएं तब तक मैं इसका आंसर देता हूं। कुछ यूटी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है। अगर यह है 239 ए, किसमें लिखा गया है? 239 ए में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है। अब मैंने आपसे पूछा कि वर्तमान में ऐसे कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। तो वर्तमान में 2 हैं, एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। अभी जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल का गठन होगा और उसकी 90 सीटें विधानमंडल की निश्चित की गई हैं, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। तो अब वर्तमान में कह सकते हैं कि चालू रूप में 2 ही हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। एक बात और ध्यान रखें कि राज्य और यूटी की मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। जो राज्य होते हैं उसमें विधानमंडल की जितनी संख्या होती है उसके 15% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो यूटी होते हैं अर्थात संघ शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो विधानमंडल की संख्या होती है उसके केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं। मतलब राज्यों के मामले में मंत्रियों की संख्या 15% है, वहीं पर यूटी के मामले में राज्यों की संख्या 10% है। यूटी के मामले में मंत्रियों की संख्या 10% है, मंत्रिपरिषद की जो आकार है वो 10% है। दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में
सात की संख्या ही मंत्रिपरिषद, 7 की संख्या में ही मंत्री बन सकते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल 1 और प्लस 6, तो 6 ही मंत्री होते हैं, क्योंकि 70 का 10% 7 होता है। इसी प्रकार जो 15% है उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और पूछता हूं मैं, केंद्र के मामले में लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री मंडल हो सकता है या मंत्रिपरिषद हो सकती है? उसमें भी 15% का ही सिद्धांत लागू होता है। किसका होता है? 15% का ही सिद्धांत लागू होता है। अब देखते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल पद की योग्यता। मतलब इसमें यह पूछा गया है कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, कौन बन सकता है। पहली बात आपसे यह पूछूंगा मैं कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 में। जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वहां पर अटॉर्नी जनरल का प्रावधान नहीं किया गया है, कैग का प्रावधान है। यहां महान्यायवादी है। ये कौन है? मतलब संघ सरकार है उसका वकील। कौन है ये? उसका वकील है। आप कमेंट करके बताएं, तब तक मैं आगे बताता हूं। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की पद की जो योग्यता है, इसमें सीधा सीधा एक बात कही गई है और कहा गया जो उच्चतम न्यायालय का जज बनने की अहर्ता रखता हो उसे क्या बनाया जाएगा? महान्यायवादी बना सकते हैं। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है उसका नाम है राष्ट्रपति। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और इसका पद कैसा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर चलता है। कैसा पद है इसका? प्रसाद पर्यंत पद है। जब चाहे राष्ट्रपति, मतलब कौन? सरकार, जब चाहे तो महान्यायवादी को हटा सकती है और जिसे चाहे उसे बना सकती है, लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की पद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अभी तक किसी ने नहीं बताया है। अनुच्छेद 76 में। किसमें है? अनुच्छेद 76 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 76 में दिया गया है महान्यायवादी का पद। संविधान का प्रारूप तैयार किया B.N. राव ने। किसने तैयार किया था? मैंने इससे पहले भी मैऊना सीरीज में यह क्वेश्चन कराया था, तब भी मैंने बताया था कि B.R. अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि आप भूल गए हैं तो पुनः इस बात को लिख लें कि B.R. अंबेडकर साहब क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन संविधान का जो प्रारूप है वह किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। किसने तैयार किया था? B.N. राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, यह आपको बताना है। और मैं आपको बताऊं, आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपको यह बात बताता हूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे। ये 4 बार बताने का कारण यह है कि आपको समय मिल सके कमेंट करने का। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। मतलब B.R. अंबेडकर प्लस 6 अन्य सदस्य। ठीक है, अगर आपको जब B.R. अंबेडकर याद हो जाए, प्रारूप समिति याद हो जाए और उसके बाद गठन और रिपोर्ट कब दी ये याद हो जाए, तो उसके फिर क्या करेंगे? अगले स्टेप में आपको इनके सदस्यों के नाम भी याद कराएंगे। लेकिन पहले क्या है, इनको याद करना जरूरी है। 29 अगस्त, कितनी अगस्त? 29 अगस्त 1947। अंडरलाइन। कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। क्या किया गया? इसका गठन।
अब इसने रिपोर्ट कब सौंपी, ये पूछा गया। हमारा देश कब आजाद हो रहा है? 15 अगस्त 1947 को। जैसे ही हमारा देश आजाद होता है वैसे ही प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब है रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को। कब सौंपी इसने? कब सौंपी? 21 फरवरी 1948 को। अगर आपको वीडियो में ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, 21 फरवरी 1948 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। किसने? प्रारूप समिति ने। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? यह क्वेश्चन सरल है, बिल्कुल हलवा, लेकिन इसको लोग फिर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है? रपटन है। क्या है? कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं? रपटन वाले होते हैं। रपटन वाले कैसे होते हैं? वो इतने सरल होते हैं कि उनमें गलती होने का चांस हमेशा बना रहता है। अब जब आपने पॉलिटी पढ़ ली है तो आप ये जानते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं वर्तमान में। समझ में आ गया? एक ग्रीष्मकालीन सत्र, एक वर्षाकालीन सत्र और एक शीतकालीन सत्र। मतलब 3 बैठकें होती हैं, 3 बार बैठकें। लेकिन ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है? कम से कम। तो एक ऑप्शन होगा 1 का, एक ऑप्शन होगा 3 का, एक ऑप्शन होगा 4 का और एक ऑप्शन होगा 2 का। तो आप जैसे बी पे पहुंचेंगे 3 पर कट सही, 2 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? आप रपट जाएंगे। समझ में आ गया? और जब कोई रपट जाता है तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज रपट जाइए तो हमें ना उठाइयो, तो तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा। इसलिए उस रपटन पर रपटो नहीं। तो ध्यान रखना, कितने होंगे? कम से कम 2। इतनी भूमिका बनाकर आपको समझाने का एक ही तात्पर्य है कि जिससे आप परीक्षा में भूल ना जाएं। क्या कहेगा ये? मैं हूं ना, तू रपट मत। तेरा हाथ पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा? मैं हूं ना सीरीज आपको रपटने नहीं देगा। तो 2 कितने होंगे? कम से कम। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में 3 सत्र लगते हैं। इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा और गलत कर देंगे, तो ध्यान रखना। हाँ, मैं हूं ना। लोकसभा में सीटें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? और तेलंगाना में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसी प्रकार राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें हैं? शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें हैं? और लोकसभा का कोरम कितने % होता है? ये 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्म में दिए गए हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बोले ताकि आपको समय मिल सके पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं और उनकी संख्या 80 है। मैं हूं ना सीरीज में पहले यह क्वेश्चन करा चुका हूं। कितनी है लोकसभा की? 80 सीटें हैं। क्या मुझे बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता है इसके लिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ा क्रम गड़बड़ा गया। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें। कितनी है? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की 29 सीटें। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। कितनी है? 25 सीटें हैं। और तेलंगाना में 17 सीटें। कितनी सीटें हैं? 17 सीटें। मैं पुनः दोहरा देता हूं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं,
महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में सीटों की। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है आप कमेंट करके बताइए यदि आपको आता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें, और यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और शेयर नहीं करते हैं तो आपको यमराज जी पकौड़े तलेंगे आपके, ध्यान रखना, कढ़ाई में। इसलिए पकौड़े ना तले जाएं आपके, इसलिए क्या करें आप लोग हमारे वीडियो को शेयर लाइक करें और ईमानदारी से देखें भी। 31 सीटें, कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। वहीं पर महाराष्ट्र की 19 सीटें, कितनी हैं? मध्य प्रदेश की 11 सीटें, कितनी हैं? 11 सीटें। आंध्र प्रदेश की 11 सीटें और तेलंगाना की 7 सीटें। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की 11 हैं, आंध्र प्रदेश की 11 सीटें और तेलंगाना की 7 सीटें हैं। लोकसभा में एससी को कितनी सीटें मिली हैं आप कमेंट करके बताइए, और एसटी को कितनी सीटें मिली हैं आप ये कमेंट करके बताइए। एससी को और एसटी को कितनी सीटें मिली हैं मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट करें। अब देखते हैं एससी को 84 सीटें कितनी मिली हैं और एसटी को 47 सीटें। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें मिली हैं? 47। इसे बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट इसे कितनी है? 84 सीटें। कितनी मिली हुई हैं? 84 सीटें। क्लियर? अगर हम लोकसभा के कोरम की बात करें तो 10%, कितना है ये कोरम? होता क्या है कोरम? वह न्यूनतम संख्या होती है, कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें लोकसभा की कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी। मतलब आप समझे हैं कि लोकसभा में अगर 545 सदस्य हैं तो उसका 10% कितना हो गया? 54.5। मतलब 55 सदस्य यदि आएंगे तो लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जाएगा। जैसे इस क्लास में, हमारी क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, अगर इसमें से हमारे क्लास में 10% बच्चे, मतलब 10 बच्चे आएंगे तो कार्रवाई चलती रहेगी, हमारी क्लास चलती रहेगी। लेकिन यदि 10 से कम आते हैं तो हम क्या करेंगे? क्लास को स्थगित कर देंगे। बात समझ में आ गया? 10% कोरम का मतलब क्या होगा? समझ में आ गई बात? बलवंत राव मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। बलवंत राव मेहता समिति वह पहली समिति थी जिसने पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी। अगर आपसे कहा जाए पंचायती राज गठन, पंचायती राज का गठन का प्रावधान संविधान में किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो वो कौन सी है? बलवंत राव मेहता समिति। समझ में आ गई बात? बलवंत राव मेहता समिति कौन सी है? 1956 में गठित की गई थी और पंचायती राज का गठन इसी समिति की सिफारिश पर किया गया। तो हम एक बार 1 मिनट में सबका रिवीजन करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 239। कुछ यूटी में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है, अनुच्छेद 239A। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल पद की योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अर्हता रखता हो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में दिया गया है। संविधान का प्रारूप तैयार किया BN राव ने। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी थी। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य हैं। लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश की 80 हैं, महाराष्ट्र की 48 हैं, मध्य प्रदेश की 29 हैं, आंध्र प्रदेश की 25 हैं और तेलंगाना की 17 हैं।
वहीं पर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 11 सीटें हैं और तेलंगाना की 17 सीटें हैं। 7 तेलंगाना की 7 सीटें हैं। अगर आपको तेलंगाना की विधानसभा की में कितनी सीटें हैं यह पता करना है तो लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों का गुणा कर दीजिए, आपको विधानसभा की सीटें मिल जाएंगी तेलंगाना की। और किस समझ तेलंगाना की 17 × 7 कितने होते हैं 119। तो तेलंगाना की विधानसभा में 119 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में एससी की जो सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 84 हैं। वहीं शेड्यूल ट्राइब ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 47 है। लोकसभा का जो कोरम है वो 10% होता है। वहीं बलवंत राव मेहता समिति की स्थापना 1956 में की गई थी। इसी समिति ने पंचायती राज की सबसे पहले सिफारिश की थी। इस प्रकार हमने मैं हूं ना सीरीज देखी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप क्लास मिस करते हैं तो वीडियो को अवश्य देखें और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको कमेंट कर अवश्य बताएं। ठीक है, और इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।